वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे आज के इस पीपीटी में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो हम 3 मेजर अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज बी श्रीनिवासन, जिनको अपॉइंट किया गया है NSG का डायरेक्टर जनरल। NSG इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसको डिप्लॉय किया जाता है फॉर एंटी टेररिज्म कंट्रोल इन इंडिया। अगर कहीं पे भी इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर NSG को लाया जाएगा। इसके जो जवान हैं, जो सोल्जर हैं, उनको टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। तो मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि NSG को ब्लैक कैट्स बोला जाता है। NSG को हम इंडिया में ब्लैक कैट्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही NSG के अर्लियर जो अपॉइंटेड DG थे उनका भी अपॉइंटमेंट थोड़ी देर पहले ही हुआ था। उनका नाम था नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात बेसिकली रिटायर नहीं हुए हैं, इनको जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का हेड अपॉइंट कर दिया। सो देयर इज बेसिकली अ रीशिफ्टिंग इन विद इन दी फोर्सेस, जिसमें नलिन प्रभात को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है बी श्रीनिवासन को। नेक्स्ट है सतीश कुमार, इम्पॉर्टेंट अगेन, इनको इंडियन रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एंड CEO अपॉइंट किया गया है। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करता है उसका नया CEO एंड चेयरमैन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर इज दैट ही इज द फर्स्ट SC CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड दैट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। और रेलवे बोर्ड ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1905 के आसपास का। तो तब से लेकर अब तक कभी भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में से किसी को भी रेलवे बोर्ड में अपॉइंट नहीं किया है। दिस इज द वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन दैट। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे शाह, जिनको बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो दुनिया भर में क्रिकेट को रेगुलेट करता है उसका प्रेसिडेंट एक इंडियन को बनाया गया है। एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग इज दैट ही इज द यंगेस्ट ICC प्रेसिडेंट टिल नाउ। अब तक के सबसे यंगेस्ट हुए होंगे। तो अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट कौन है ICC का चेयरमैन, तो उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो हैं वो अभी रिटायर होने वाले हैं। पिछली 2 टर्म से कॉन्टिन्यूसली ही इज बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ ICC। अब 3rd टर्म के लिए वो पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग नहीं है, तो उस चीज़ को देखते हुए जे शाह को प्रमोट किया गया है। नॉट जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI में भी जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एट द एज ऑफ 31, he was the youngest to be appointed there as well। BCCI के youngest सेक्रेटरी हैं ये, एट प्रेजेंट भी BCCI सेक्रेटरी हैं। एट द एज ऑफ 31 जब ये BCCI में अपॉइंट हुए थे तब भी ये यंगेस्ट ही थे। तो 2 रिकॉर्ड हैं इनके, यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ BCCI एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICC। और ICC में जब से इनका टेन्योर शुरू होगा 1 दिसंबर से, तो इनको BCCI का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ICC की पोजीशन इज इंडिपेंडेंट। उसमें काम करते वक्त आप किसी और पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। ICC के बारे में अगर हम बात करें, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1909 15 जून। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन दुबई एंड एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ये इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे। जो हमारा इंडियन रेलवे बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड ईयर इज 1905। फर्स्ट SC चेयरमैन एंड CEO अपॉइंट हुए हैं एंड देयर इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल। सो दीज आर द 3 मेजर अपॉइंटमेंट्स यू शुड रिमेंबर अबाउट लास्ट वीक ऑफ अगस्त। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट। तो पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि दुनिया में अब जितने मैक्सिमम रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, वो 1 टाइम यूज़ के लिए होते हैं। उन रॉकेट्स को हम एक्सपेंडेबल रॉकेट्स कहते हैं, मतलब एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया, एक बार वो स्पेस में गया उसके बाद उसका कोई भी पार्ट अर्थ पे वापस नहीं आता है जिसको हम रीयूज़ कर पाएँ। या तो वो स्पेस में ही रहता है, वहीं कहीं टूट जाता है, डिसमेंटल हो जाता है, टर्न्स इनटू स्पेस डेब्रिस। अदर वापस आता है तो वो यहाँ पे आके भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओशंस में डंप हो जाता है, तो हम उसको रीयूज़ नहीं कर पाते। दुनिया में अब तक 2-3 ऐसे कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती हैं, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल हम कंसिडर करते हैं इलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX। उसका एक रॉकेट है फैल्कन 9।
फैल्कन 9 अब तक 500 से ज़्यादा बार स्पेस में जा चुका है सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, मतलब वो 500 से ज़्यादा बार रीयूज़ हो चुका है। तो रॉकेट का सारा पार्ट रीयूजेबल नहीं होता है, रॉकेट का जो लास्ट स्टेज होता है सिर्फ वही रीयूजेबल होता है। मोस्टली रीयूजेबल रॉकेट वर्टिकली लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो उसी लॉन्च पैड के ऊपर वापस आके फिक्स हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीयूजेबल रॉकेट। अब उसका फ़ायदा हमें क्या होगा, सबसे बड़ा कि उससे हमारा स्पेस डेब्रिस कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। हर बार नया रॉकेट बनाने में इट टेक्स करोड्स ऑफ रुपीज़, तो वो खर्चा हमारा कम हो जाएगा, जिससे हम फ्रीक्वेंटली और बार बार ईजिली प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो हमारा इसरो भी अभी काम कर रहा है एक रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर जिसका नाम है पुष्पक। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट कंसिडर कर रहे हैं। दैट फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट इज पुष्पक। उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसको टेस्ट किया जा चुका है, और पुष्पक जो है वो हम यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, इसरो की तरफ से। जिस रॉकेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट है, एंड ऑल्सो इट इज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट। तो दोनों कैटेगरीज में ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, और इसका नाम है रूमी। रूमी 1 इज द नेम ऑफ द रॉकेट जो बनाया गया है। दिस इज द रॉकेट यू कैन सी, और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड, जो कि एक तमिलनाडु चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इसको भी लॉन्च किया गया था पाटीपुलम में से, तमिलनाडु का ही डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसने लॉन्चिंग में ही 30 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पीको सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। क्यूब सैटेलाइट्स इज बेसिकली जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं। एक तो बड़ी सैटेलाइट जिसको हम नॉर्मल सैटेलाइट का नाम देते हैं, देन इज क्यूब सैट जो सैटेलाइट से छोटी, और अगर क्यूब सैट से भी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको पीको सैटेलाइट्स बोला जाता है। तो इसकी टेस्टिंग में ही इसने 3 क्यूब सैट्स एंड 50 की पीको सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है इन जस्ट 7 मिनट्स। 7 मिनट्स की फ्लाइट थी जिसमें ये स्पेस में गया, इसने सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और ये वापस अपनी जगह पर आ गया जो इसको आना चाहिए था। दैट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल्ड रीयूजेबल रॉकेट। तो ये जो रॉकेट है इसमें जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर का यूज़ किया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड होती है। पैराशूट डिप्लॉयमेंट इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड इसमें एम्प्लॉय किया गया, मतलब वापस आने के लिए वो पैराशूट का यूज़ करता है धीरे धीरे लैंड होने के लिए। दैट वाज इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट तो ये उसका आंसर है, फर्स्ट प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट ये उसका आंसर है, बट अगर अदरवाइज ओवरऑल कैटेगरी में पूछा जाए उसका आंसर रहेगा पुष्पक। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में जो 29 अगस्त को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, आर हॉकी लेजेंड। ही वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद 1905। इलाहाबाद में बर्थ हुआ था इनका बहुत साल पहले। 3 बार ओलंपिक्स गोल्ड जीता है इन्होंने हॉकी में, विच इज़ द मेजर अचीवमेंट जो इन्होंने लाइफ में की है। 1928, 1932 एंड 1936 3 कॉन्जेक्यूटिव जो ओलंपिक्स हुए थे उन तीनों में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। पूरे लाइफ स्पैन में 22 ईयर्स जब तक इनका करियर था इन्होंने 400 गोल मारे हैं अपने पूरे करियर में, इसीलिए इनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं, हॉकी के जादूगर बोला जाता है। और जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं उस दिन हम ये 3 अवार्ड देते हैं इंडिया में। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है प्लेयर्स को, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, और ये एक ओवरऑल कैटेगरी में आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये तीनों अवार्ड इंडिया में जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में लोग बहुत अच्छे अचीवमेंट्स कर लेते हैं उनको दिया जाता है। और इसी दिन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो जाते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल से, उन लोगों को इसके अंडर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो फर्दर अपना दोबारा से करियर बना पाए। जैसे कोई कोच भी बनना चाहता है तो उसके लिए भी उनको कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इस प्रोग्राम के अंडर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको मोटिवेट एम्पावर करने के लिए एफर्ट किए जाएंगे। इसी के साथ एक और न्यूज़ थी, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने
एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो लॉन्च करी है राजगीर के एरिया में। राजगीर का जो एरिया है बिहार में, वहाँ पे उन्होंने एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है, जो काफ़ी एडवांस तरीके से बनाई गई है, जहाँ हर वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़, पूरे प्रॉपर ग्राउंड्स और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हुई हैं। फर्स्ट इज़ दिस प्रोग्राम एंड सेकंड इज़ दिस नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 10 years ऑफ जन धन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। बहुत साल हो गए इसको लॉन्च हुए लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इंडिया में। द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना was launched on 28 October 2014। जिस साल मोदी गवर्नमेंट पहली बार पावर में आई थी अंडर एनडीए रिसेंटली इन 2014, उसी सेम साल में जन धन योजना का इनॉग्रेशन हुआ था, याद रखने के लिए। तो 2024 में 10 साल हो गए हैं जन धन योजना को आते हुए। तो पहले समझते हैं योजना में है क्या। जन धन योजना इज बेसिकली जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स। जनधन योजना के अंडर जो बैंक अकाउंट खोले जाते हैं वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होते हैं। तो इसका एक बेसिक सा पर्पस क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अंडर हम इंडिया में लोगों को जो एक स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग सिस्टम है उसके अंडर लाना चाहते हैं। इंडिया में बहुत लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते हैं तो खाली रहते हैं या वो ऑपरेटिव नहीं होते तो बंद कर देती है बैंक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोल सकते हो, जिनको जन धन अकाउंट्स ही बोला जाएगा। तो ये जो बैंक अकाउंट्स होंगे इससे हम लोगों को एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंडर लेकर आएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस हफ्ते इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, इन द वेरी वीक जब 2014 में इसको लॉन्च किया था, तो ये स्कीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी, क्योंकि इसने उस एक हफ्ते में 1.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले थे। पूरे इंडिया में 77,892 कैंप्स लगाए गए थे, जिन कैंप्स में 1.8 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए थे, जो अब तक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी ने भी नहीं चलाया है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे। अब पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो इसके अंडर 53.13 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिनमें से मेजॉरिटी आर वमेन। तो दिस स्कीम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। इसके अंडर एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है जो इनिशियली 1 लाख रुपीज़ था, फिर उसको बढ़ा के 2 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। इसके अंडर रुपए के कार्ड्स दिए जाते हैं, मोस्टली डेबिट कार्ड्स इशू किए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 रुपीज़ तक की अगर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड होगा। और ये जो बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट की अगर कोई भी स्कीम में आपको पैसे मिलने हैं, बीमा योजना के अंडर पैसे मिलने हैं या आपको एलपीजी की सब्सिडी मिलनी है, कुछ भी सरकार से आपको पैसा ट्रांसफ़र होना है, तो उसके लिए जनधन बैंक अकाउंट्स आर एलिजिबल। तो ये एक तरह से इंटरलिंक करता है गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज को, कि एक बैंक अकाउंट के ज़रिए बाकी की भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये इंडिया में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था। ऑल दो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि जनधन अकाउंट्स मोस्टली जो आज तक किसी ने दोबारा से ऑपरेट नहीं किए, जिनमें कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल लोगों को हम एक सिस्टम के अंदर ले आए हैं। अगर 100% लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया, फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग उस बैंकिंग सिस्टम के अंडर आ चुके हैं। तो ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिन्होंने एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करी है और उसका नाम है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो अब आपको पता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे पेट्रोल डीजल कार्स को ख़त्म करके ईवी व्हीकल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना चाहती है। तो बेसिकली इंडिया में से वो डीजल कार्स को तो 100% एलिमिनेट ही करना चाहती है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वहाँ पर हम 10 साल से पुरानी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसी चीज़ें अब धीरे धीरे सभी स्टेट्स लागू करती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ये चीज़ वॉलंटरी करना शुरू करें। अब वॉलंटरी करने के लिए ऑब्वियसली सरकार को उनको कुछ देना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई इंसान वॉलंटरी अपना व्हीकल स्क्रैप कराता है तो उसको एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहते हैं। उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको कहाँ से मिलेगा? व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट खोलेगी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस। ये दोनों चीज़ें अभी भी इंडिया में ऑपरेट करती हैं, लेकिन अब इसको एक्सपैंड किया जाएगा।
तो अगर आप गवर्नमेंट के इन स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ में जाकर अपना व्हीकल स्क्रैप कराते हैं तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे उस गाड़ी को खरीदने में कुछ % का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो। सो दैट काउंट्स ऑन कि अगर मैं कुछ स्क्रैप करा भी रही हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करा रहे हो तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा आगे जाकर जब आप नई गाड़ी खरीदोगे। तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नई चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, हमें शिफ्ट करना ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ें जो पुरानी हो चुकी हैं तो गवर्नमेंट को उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। सो दिस इज दैट कंपनसेशन दैट गवर्नमेंट इज गिविंग अंडर इट। नेक्स्ट इज स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिस प्रोग्राम का नाम है स्पाइस्ड। स्पाइस्ड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो ये एक लंबी चौड़ी सी फुल फॉर्म है जो इस स्कीम के अंडर एग्जिस्ट करती है। बेसिकली इसका जो मतलब है वो मतलब है कि स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है उसको एक सही तरीके से, सस्टेनेबल, इनोवेटिव तरीके से इंडिया में हम कैसे प्रमोट करेंगे वो इस स्कीम के अंडर बताया जाएगा। दैट इज स्पाइस्ड स्कीम जो लॉन्च करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्कीम इंडिया में तब तक ऑपरेटिव रहेगी जब तक 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया में काम कर रही है। तो इस साल की जनवरी में ही 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हो चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी अगले साल। तो जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो इंडिया फिर 16th फाइनेंस कमीशन पे शिफ्ट हो जाएगी। फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन आती है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर 5 years। फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर लेवल के टैक्स कलेक्शन को स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। डिटेल में जाएंगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल गिव यू अ क्रक्स ऑफ इट। एट प्रेजेंट इंडिया में 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रही है जिसका टेन्योर 1-2 साल पहले खत्म हो चुका है। कोविड की वजह से हमने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। अब जो अपॉइंट हुई है 16th फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अरविंद पनागरिया। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, एक सेक्रेटरी होता है, 4 अदर मेंबर्स, और वो मेंबर्स कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लेवल के होने चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी हाई लेवल कमीशन जिसमें सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखा जाता है। तो जब तक 15th फाइनेंस कमीशन काम करेगी तब तक स्पाइस्ड प्रोग्राम भी ऑपरेटिव रहेगा। दैट इज द लिंक दे आर कनेक्टिंग हियर। अब देखो, एक आप लोगों ने शायद न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि हांगकांग, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ ने इंडिया के जो MDH कंपनी के मसाले थे वो वापस भेजने शुरू कर दिए इंडिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड है तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो हम इसको अपनी कंट्री में अलाउ नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो पेस्टिसाइड वापस भेज दिए। अब जो पेस्टिसाइड का कॉन्सेप्ट है स्पाइसेस में वो नया नहीं है, बहुत साल पुराना है। तो जो केमिकल उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जो उसमें पाया गया था, दैट वाज इथाइलिन ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इथाइलिन ऑक्साइड एक फ्यूमिगेंट है जो स्पाइसेस उगाते वक्त स्प्रे किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हर एक पेस्टिसाइड का एक रेजिड्यू लिमिट होता है। रेजिड्यू लिमिट इज कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें कितना प्रतिशत जो पेस्टिसाइड है वो मौजूद हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी एक परमिशन लिमिट होती है। तो इंडिया ने वो परमिशन लिमिट 0.1% कर रखी है। इंटरनेशनल लेवल पे वो 0.1% है। अब MDH बना रहा था 0.1% के अकॉर्डिंग, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में गई, टेस्टिंग हुई, तो उनके अकॉर्डिंग वो अनहेल्दी डिक्लेयर हो गया और उन्होंने हमारे मसाले कर दिए वापस। अब उसी के रिएक्शन में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम हमारे स्पाइसेस उगाते वक्त इन चीज़ों का अब ध्यान रखेंगे। तो एक तो इथाइलिन ऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड कंसिडर इट। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। इसके लिए एक्ट पास हुआ था स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986, और इसको बनाते वक्त 2 बोर्ड्स को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कार्डमम बोर्ड। दोनों को मर्ज करके स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या किसी और मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इंडिया आपको पता है दुनिया का लार्जेस्ट स्पाइस एक्सपोर्टर है। स्पाइस खरीदने ही तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस इंडिया आए थे और वहीं से वो सारी कहानी शुरू हुई। तो आज तक दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस एक्सपोर्टर इज़ इंडिया ओनली। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 4.25 बिलियन का
स्पाइस एक्सपोर्ट किया है, विच इज़ 12% ऑफ द वर्ल्ड। और स्पाइस बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर है कोची में। नॉर्मली हेडक्वार्टर जब हम बोलते हैं तो दिमाग में दिल्ली आता है, बट यहाँ पे वो कोची है, ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन का नाम है अमनदीप सिंह भाटिया। ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे रेलवे बोर्ड का किया था वैसे ही स्पाइस बोर्ड का भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिक है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और स्पाइसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं और इनके रिलेटेड पेस्टिसाइड न्यूज़ में चल रहे हैं, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज वी हैव देयर आर 2 बिल्स जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने पास किए हैं। फर्स्ट बिल है जिसको पास किया है हिमाचल प्रदेश ने। बिल का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें हिमाचल ने अपने लेवल पर, अपनी स्टेट के अंदर वमेन की जो मैरिजेबल एज है उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दिया है। अब यहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये तो शायद इंडियन गवर्नमेंट भी कर चुकी है, तो नहीं किया है अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट 2 बार बिल प्रेजेंट कर चुकी है पार्लियामेंट में ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। 17th लोकसभा में, इससे पिछली जो लोकसभा थी उसमें भी बिल प्रेजेंट हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो बिल प्रेजेंट हुआ, कमेटी को रेकमेंड कर दिया, विच इज़ अ 31 मेंबर कमेटी, जिसने आज तक रिकमेंडेशंस कभी पार्लियामेंट ने प्रेजेंट नहीं हुए। तो इंडिया लेवल पर अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। लेकिन इन जो सिविल लॉज वगैरह होते हैं इनके रिलेटेड स्टेट और सेंटर दोनों रूल्स बना सकते हैं। इट इज़ अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड ने लॉन्च कर दिया, दैट इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू लेजिस्लेटिव बिल, ठीक है। वैसे ही जो हिमाचल प्रदेश है उसने उस पावर को यूज़ करके अपनी स्टेट के अंदर जो वमेन की मैरिजेबल एज है, गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज है, उसको रेज करके 18 से 21 कर दिए। दूसरा बिल पास किया असम ने। असम ने बिल पास किया है मुस्लिम मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स के लिए, और ये बिल पास करके असम ने 89 ईयर्स ओल्ड बिल को ख़त्म कर दिया जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का था। तो नॉर्मली असम में वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी मैरिज और डिवोर्स रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास नहीं जाते, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। नॉर्मली जिस काजी ने उनका निकाह पढ़वाया होता है वो सिर्फ उस काजी के पास जाते हैं और रजिस्टर करा देते हैं, जिसको हम एक ये कह लो कि रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं करते। तो अब उस चीज़ में जो मैरिजेबल एज है वमेन की मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज़ अराउंड 14-15 ईयर्स, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर 18 है। तो चाइल्ड मैरिज जो है दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द असम गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से उन्होंने अब उस चीज़ को बैन कर दिया है और ये बोल दिया है दैट मिनिमम मैरिज एज इज़ नाउ 18 फॉर एवरीबडी इवन इन मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये दोनों जो एक्ट है इनका जो बेसिक पर्पस है अगर हम ध्यान से सोचें तो वो चाइल्ड मैरिज को रोकना है। यहाँ पे एज को बढ़ा के 18 से 21 किया है, यहाँ पे जो 14-15 एज एग्जिस्ट करती है उसको बढ़ा के 18 किया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, याद रखने हैं। असम एंड हिमाचल प्रदेश दोनों की स्टेट असेंबलीज ने पास कर दिए हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। लद्दाख में एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते थे, लेह एंड कारगिल। तो अब क्योंकि लेह लद्दाख का जो एरिया है दैट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाने का एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो सारी पावर है दैट इज़ विद द सेंटर गवर्नमेंट। तो होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि अब लद्दाख में हम 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है ज़स्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथंग। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट होंगे, 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेह एंड कारगिल। तो अब लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 7, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब एक नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी स्टेट ने नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री चेंज करनी है, यहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करना है, ये तीनों काम करने के लिए स्टेट को सेंटर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। वो सिंपली अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करेगी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगी और नया डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो पावर सारी किसके पास है? सेंटर के पास। तो होम मिनिस्ट्री के पास पावर है यूनियन टेरिटरी में नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की, जो पावर उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज की है। अब लद्दाख क्योंकि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं जो उनके एरिया को रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या ये ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी। दैट इज़ अ पॉइंट जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो जब भी उसके बारे में आपको कुछ अपडेशन मिलती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स।